नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा छठी का पाठ 5 भूगोल की किताब से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पाठ को। तो पाठ का नाम है दिल्ली के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल मतलब कि ऐसा मंडल जिसको मतलब ऐसे मंडल जिनको मिला करके पृथ्वी बनी है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, यानी पृथ्वी ही एकमात्र, जितना हमें ज्ञात है उसके हिसाब से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। यानी कि पृथ्वी पे कौन कौन सी 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मौजूद हैं? भूमि, जल और हवा। इन सबको मिला करके क्या मतलब ये सारी चीज़ें अगर कहीं पे मौजूद रहती हैं तभी हम जीवन को संभव बना पाते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसे है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पर 3 ऐसे मंडल हैं जो एक दूसरे को आपस में मिलकर के बनते भी हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला मंडल जहाँ पर जो बहुत ठोस होता है उसको हम भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर घेरे रखती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें पाई जाती हैं। तो पहला तो हो गया हमारा भूमंडल, दूसरा हो गया हमारा वायुमंडल। अब हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी मतलब पृथ्वी से पहले 2 और ग्रह आते हैं। कौन कौन से ग्रह आते हैं आपको पता होगा? 2 ग्रह और आते हैं हमारे पृथ्वी से पहले। पहला है हमारा बुध और दूसरा है हमारा शुक्र। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जब बुध है, बुध के पास अपना कोई वायुमंडल ही नहीं है। इस कारण हमारा जो पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र। कौन सा है हमारा सबसे मतलब माफ कीजिएगा, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास वायुमंडल है। सबसे नज़दीकी जो है वो तो बुध है, परंतु सबसे गर्म शुक्र है क्योंकि बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल ना होने के कारण वो अपनी ऊष्मा जो उसे सूर्य से प्राप्त होती है उसको अपने पास रोक नहीं पाता। ठीक है, लेकिन शुक्र जो है उसको रोक लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। तो हमने 3 मंडल के बारे में अभी तक पढ़ा है। भूमंडल ठोस पार्ट, वायुमंडल गैस वाला पार्ट और जल वाले पार्ट को हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल के में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी कि जलमंडल में हम सब कुछ ले लेते हैं कि चाहे वो वाष्प हो, इवेपोरेटेड जो है वाटर वो हो, चाहे बर्फ हो, चाहे जल हो, सब कुछ। ठीक है, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ जल, स्थल, हवा एक साथ मिल जाते हैं और जीवन यहाँ पे जीवन पाया जाता है। तो जीव मंडल क्या है? पहले हमने तीनों मंडल पढ़े, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जीव मंडल एक ऐसी सीमित क्षेत्र है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। अब यहाँ पे ना सीटेट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पत्थर के लिए कौन सा पत्थर जो इसका अर्थ मतलब जिसको लिथास भी बोला जाता है वो किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। लिथास का मतलब पत्थर, एटमास का मतलब वाष्प और ह्यूमिडर का मतलब है जल। ठीक है, तो ये मतलब कि हमारे तीनों मंडल हो गए, वाष्प मतलब गैस और जल मतलब हमारा जलमंडल। ठीक है, और ये तीनों शब्द ग्रीक भाषा से लिए हुए हैं। तो चलिए पहले हम भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों और पृथ्वी की पतली सतह का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व जो है वो पाए जाते हैं। हम भूमंडल की बात कर रहे हैं, यानी कि जो ठोस जमीन जिसपे हम रहते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 बड़े भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीप कहा गया है तथा बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब जुड़े हुए ही हैं। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? अब हम पहले इसको यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, क्या स्थल भूभाग जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे स्थल भाग एक दूसरे से ऐसे प्रॉपर तो नहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इनमें डिफरेंस, यहाँ पे इनमें गैप है, यहाँ पे भी गैप है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं मिल पा रहा है इससे। लेकिन जो हमारे जलाशय हैं, जितने भी महासागर हैं हमारे, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे महाद्वीप दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आप एक बार इनकी स्थिति का पता कर लीजिए कि कौन से महाद्वीप किस तरफ है।
ठीक है। यहाँ पे एशिया जो है आप देख सकते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर्स ऊंचा है। यानी कि ये पेपर में बिल्कुल आपसे पूछ लेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, उसकी समुद्र तल से क्या ऊंचाई है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे कि इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर्स है। ठीक है, और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर के मैरियाना ग्रत है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं याद करने के लिए। इन दोनों को आप बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आपको याद ही करना होगा। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है? अब हम पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। अभी हमने पिछले चित्र को देखा जिसमें हमें सारे महाद्वीप दिखाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप हमने कौन सा देखा? एशिया। वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं महाद्वीपों के बारे में पढ़ना। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। मतलब कि हमने पढ़ा कि अभी जो महासागर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन जो महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, और इनको अलग कौन करता है? हमारे महासागर। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। अभी हमने इन सबके चित्र को पिछले पेज पे देखा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसको याद रखेंगे। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यानी कि पृथ्वी का जो भी क्षेत्रफल है ना, जो लैंड वाला जो ठोस क्षेत्रफल है, उसके 1/3 भाग पे ये फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। अगर आपको याद होगा, हमने पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी इसका अध्ययन किया था कि ये विषुवत रेखा है, ऊपर कर्क रेखा जाती है, इधर मकर रेखा जाती है। तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो कहाँ है? यहाँ इस वाले पार्ट में पूरा फैला हुआ है ना। तो इस वाले पार्ट में फैला हुआ है, कर्क रेखा से होकर के गुजरती है और 1/3 ये क्षेत्रफल को देखता है, और ये हमारे पूर्वी गोलार्ध पे है। हमने देखा था कि यहाँ पे ग्रीनविच एक लाइन जाती है ब्रिटेन से होकर के, यूरोप में है ब्रिटेन, तो उसके पूर्व में जो हिस्सा होता है उसको पूर्वी गोलार्ध, और उसके पश्चिम में जो हिस्सा होता है उसको पश्चिमी गोलार्ध हम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पूर्व में यूराल पर्वत है जो उसे यूरोप से अलग करता है। जब हम एशिया का मानचित्र देखेंगे ना, मतलब हम विश्व का मानचित्र देखेंगे, तो हम पाएंगे कि यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है यूराल पर्वत श्रृंखला। तो ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, अब अगली चीज है हमारी, यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, कई लोगों का मानना होता है, आप नई एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे कि जो यूरोप और एशिया, मतलब कई जो लोग हैं ये मानते हैं कि यूरोप और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट, मतलब एक ही महाद्वीप मान के चलते हैं, और उसको यूरेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। यानी कि अभी हमने मैप में देखा कि इसके पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है। आर्कटिक वृत्त मतलब जिसे हमने अर्थ बनाई थी, ये वाला हिस्सा जो है इससे होकर के गुजरता है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। अभी हमने यहाँ पे विश्व का मानचित्र जो देखा, ये है एशिया, और इसके पास है बिल्कुल यूरोप, और यहाँ से आर्कटिक जो सर्कल है ये इससे होकर के गुजरता है, एशिया से नहीं, सिर्फ यूरोप से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। ठीक है, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश इस महासागर के मध्य लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध मतलब अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में ही कि ये हमारा विषुवत रेखा जो है ये 2 भाग में बांटती है पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो अफ्रीका बिल्कुल इस वाले पार्ट में है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे अफ्रीका है, लगभग इसकी ऐसी संरचना है। तो इसका जो ज़्यादातर पार्ट है ना, मतलब ये वाला हिस्सा ज़्यादातर जो है ये थोड़ा एक्सपेंडेड है यहाँ से। तो हाँ, ये ज़्यादातर हिस्सा जो है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों होकर के गुजरती है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। तो याद रखेंगे, अभी हमने 3 इंपॉर्टेंट महाद्वीप के बारे में पढ़ा। एशिया सबसे बड़ा, 1/3 क्षेत्रफल घेरने वाला, कर्क रेखा इससे गुजरती है, और यूराल पर्वत इसको यूरोप से अलग करता है। दूसरा हमने पढ़ा यूरोप के बारे में। यूरोप क्या है?
एशिया के पश्चिम में है, आर्कटिक वृत्त से होकर के गुजरता है, उसके तीनों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है। फिर हमने अभी पढ़ा अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका क्या है? अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और तीनों रेखाएं से होकर के गुजरती हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, क्या आप जानते हैं? यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेता है मोस्टली, मतलब चांसेस हैं कि पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये है इतना इम्पोर्टेंट। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी एंड भारत के तेंजिंग नॉर्जे थेरपा जो थे, उन्होंने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। और जापान की जंकू ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और विजेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये चारों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे और डेट्स को याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे। पहले सहारा रेगिस्तान के बारे में। आपको पता ही है कि जो सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, ठीक है, जो अफ्रीका में स्थित है। इस यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। और अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी, कौन सी नदी? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है, ठीक है। अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों होकर के गुजरती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका और फिर उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका यह दक्षिणी अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पमाना संधि के द्वारा जल संधि भी कहा जाता है। ये बहुत थोड़ा सा स्थल संधि है। अगर हम ना ज़्यादातर देश को देखते भी हमने देखा कि जो देश हैं वो आपस में महासागरों ने उनको डिवाइड करा हुआ है, महाद्वीपों को, सॉरी। तो वैसे ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक अपवाद है जो एक स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, यानी इनके बीच में एक बहुत ही पतला सा रास्ता है जिसको हम स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। और इस संधि का नाम अभी हमने क्या पढ़ा? पनामा जल संधि, जिसके द्वारा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध मतलब अभी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, मैंने अभी आपको इस चैप्टर में भी बताया था कि ये विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री हमारी कौन सी देशांतर रेखा है, ठीक है, जिसको हम टाइम लाइन भी बोलते हैं, जो ग्रीनविच से होके जाती है। तो हमारा जो उत्तरी अमेरिका है वो पूरी तरीके से इस वाले पार्ट में है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा नहीं लेकिन इस पार्ट में है। तो यह उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी भाग में है, इसलिए यहाँ पे दिया है कि माफ कीजिएगा कि पश्चिमी भाग में है, इसलिए ये उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसकी स्थिति ये बताई है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन सा? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पे हमारा दक्षिणी गोलार्ध आता है, ठीक है। और फिर सेम ये हमारे पश्चिमी साइड है, पश्चिमी गोलार्ध की साइड भी है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? इसके पूर्व और पश्चिम में हम अगर देखें तो इसके पूर्व में है हमारा अटलांटिक महासागर और इसके दक्षिण में है प्रशांत महासागर, ये याद रखेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी फैली हुई है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेज़न भी बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ बहती है? हमारे दक्षिण अमेरिका में, इस वाले भाग में, ठीक है। अब सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि इतना छोटा द्वीप के आकार का है। अब यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, देखते हैं। हमारा जो इंडिया और श्रीलंका है उसके बीच में भी ना एक जल संधि हुई है। जैसे यहाँ पे स्थल संधि है, हमारे और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है, उसको पाक जल संधि भी बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये आगे के चैप्टर में बताया जाएगा, लेकिन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इसके। अटलांटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध आपको याद ही है कि ये वाला पार्ट है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे हमारा अटलांटिक माफ कीजिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप
है, ठीक है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ है। हमने पार्ट 3 में पढ़ा था कि जो उत्तरी गोलार्ध है, जो उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो उतनी ऊष्मा नहीं दे पाता, इतनी एनर्जी नहीं दे पाता, तो यहाँ पे इस कारण ये पूरे टाइम बर्फ से ही ढके रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना शोध संस्थाएं होती हैं अलग अलग देशों की, जैसे भारत की 2 शोध संस्थाएं जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये खाली वहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं रहते, वहाँ पे जो अलग अलग देश हैं उनकी शोध संस्थान भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। अभी हमने स्थलमंडल के बारे में पढ़ा, अब जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, कितने भाग में फैला है, कितना जल उपयोगी है हमारे लिए, ये सब कुछ। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये नीले रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल में है, ठीक है। मतलब पूरी पृथ्वी का जो 71% पार्ट है उसमें पानी है और 29% जो है वो स्थल है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जल के सभी रूप मतलब नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल, सब कुछ, जलवाष्प सब सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी कि जो 71% पृथ्वी में पूरा पानी है, उसका 97% जो पार्ट है वो सिर्फ महासागरों में यानी खारा पानी है, ठीक है। ये हमें सारे महाद्वीप के बारे में बताया ताकि हम अच्छे से ना उनके साइज को देख सकें। तो सबसे बड़ा एशिया, फिर हमारा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। मानव के लिए उपयोगी नहीं है। हमने 97% जो हमारा पानी पृथ्वी पर मौजूद है उसका वो हमारे लिए यूज़फुल ही नहीं है क्योंकि वो खारा है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिम नदियों और हिम भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम अलवण भाग जो है वो हमें यूज़ कर पाते हैं, जो मनुष्य के लिए यूज़फुल भी, और हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महासागरों के बारे में। जो महासागर हमेशा गतिशील रहता है, यानी कि उसका जो पानी है हमेशा मूवमेंट में रहेगा और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं 3 मुख्य गतियां हैं जो महासागर में होती हैं। ये याद करेंगे, ये पेपर में ज़रूर पूछता है अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो। 3 मुख्य गतियां हैं महासागर की: तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर हैं, प्रमुख महासागर। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा। दूसरा है अटलांटिक महासागर। फिर है हिंद महासागर। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसकी जो बॉर्डर है वो पूरा इंडिया से लगा हुआ है, ठीक है। फिर दक्षिण महासागर दक्षिणी गोलार्ध में है, या अंटार्कटिका जो है उसके पास चारों तरफ फैला हुआ है। फिर आर्कटिक महासागर, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि कौन सा महाद्वीप है जो पृथ्वी के पूरे भूभाग के 1/3 भाग पर फैला है, वो है एशिया। बिल्कुल सही। तो वैसे ही जो प्रशांत महासागर है ये पूरी पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है, ये इतना बड़ा है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में ही स्थित है। हमने पढ़ा था ना कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर, तो वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित है और उसका नाम है मैरियाना ग्रत, ठीक है। प्रशांत महासागर जो है लगभग वृत्ताकार है, गोल है लगभग। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 अभी हमने देखा, उसमें हमने प्रशांत महासागर की स्थिति को भी देखा। अब दूसरा आता है अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस के आकार के समान दिखाई देता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका अटलांटिका की तटरेखाएं, मतलब इसके पूर्वी भाग पे पश्चिमी किनारे पे उत्तर और दक्षिणी अमेरिका से ये पूरा महासागर, तो इधर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, और फिर हमारा आता है यूरोप और अफ्रीका, इसके चारों तरफ ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत दंतुरित है, मतलब लगभग दांत के समान, ऐसे जो टेढ़ी ऊबड़ खाबड़ सी है। ये अनियमित और दंतुरित तटरेखाएं प्राकृतिक पोतोशियों तथा पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो अटलांटिक महासागर जो है वो व्यापार की दृष्टि से सबसे ही ज़्यादा
महत्वपूर्ण महासागर है। अब हम पढ़ते हैं हिंद महासागर। यह एक मात्र ऐसा सागर है, महासागर है जिसका नाम भारत या किसी भी देश से भारत के नाम पे रखा गया है, यानी कि ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है। ठीक है, यह महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अटलांटिक महासागर को चारों ओर से घेरता है और अटलांटिक महासागर से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि दक्षिण महासागर जो है वो अटलांटिक महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के वृत्त में स्थित है, यानी कि जैसे दक्षिण महासागर जो है वो दक्षिण वाले पार्ट में है, वैसे ही ये जो है हमारा इस वाले पार्ट में है, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, पूरा इसमें फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव को चारों ओर से उसके उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। इसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सी जल संधि है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में? तो उसका नाम है बेरिंग जल संधि। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में पढ़ने से बहुत हेल्प मिलेगी। इस पिक्चर को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर लें तो। ठीक है, सबसे पहला है क्षोभमंडल, जहाँ पे हमारी जो लगभग सारी जो इतनी भी घटनाएं हैं बारिश की और वायुमंडल से जुड़ी हुई, वो सारी चीज़ें हमें क्षोभमंडल में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे एरोप्लेन और ये सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर समताप मंडल है। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिमंडल। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इनके नाम याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। पहले क्षोभ, समताप, फिर मध्यमंडल बीच में मतलब मध्य में, आयनमंडल उसके ऊपर और बहिमंडल सबसे बाहर। ठीक है, पृथ्वी हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की एक पतली परत वायु की एक पतली परत इस ग्रह को अत्यधिक महत्वपूर्ण और अटूट भाग है, मतलब ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है, यानी कि ये सिर्फ ये नहीं कि हमें प्राणवायु ही दे रहा है, ये हमें सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उससे भी बचाता है। ठीक है, वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, यानी कि यहाँ क्षोभमंडल से बहिमंडल तक 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला है। ये पूछ लेता है, ये जितने भी पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको बस याद कर लेंगे आप ना, जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा अगर आप इसको 1-2 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो। वायुमंडल और उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल बीच में है तो मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिमंडल बाहर की तरफ है तो बहिमंडल। ठीक है, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। 2 इम्पोर्टेंट गैस हैं इसमें, वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है। ठीक है, दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि, इनकी मात्रा लगभग 1% ही है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जैसे हमने पढ़ा ना, पेड़ पौधों को भी ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की ग्रो करने के लिए, तो हमें जो जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबको नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा छोड़ी हुई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ये तो हमें पता ही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन ग्रहण करता है? पौधे ग्रहण करते हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन इसका काम क्या है कि जितनी भी पृथ्वी पे आने वाली सन से हीट है ना, उसको ऑब्जर्व करके पृथ्वी पे ही रखती है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम जो जितने भी ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो AC, फ्रिज हो, तो उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ना वो बढ़ती जा रही है, जिससे अगर वो बढ़ेगी तो वो क्या करेगी? हीट को पृथ्वी पे ही रोक के रखेगी, है ना। इस वजह से पृथ्वी का तापमान जो है वो गर्म होने लगता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, यानी कि जैसे अगर ऊंचाई की हम बात करें तो अगर ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है, तो वायुमंडल की जो परत है ना वो ऐसे करके यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व रहेगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ऐसे घनत्व में भी कमी आती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल इतना
ड्रामेटिकली नहीं होता, लेकिन जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं तो उतनी ही कम हमारे जो घनत्व है वो वायु का कम होता जाता है। तभी आपने देखा होगा कि जब हम पर्वत पे जाते हैं या कोई भी व्यक्ति पर्वत पे जाता है तो वो वहाँ सांस नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि वहाँ पे वायु, है ना। तो जैसे ये बहुत ड्रामेटिकली तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु की जो घनत्व है वो कम होता जाता है। ठीक है। यह घनत्व समुद्र तल पे सबसे अधिक होता है। क्यों सबसे अधिक होता है? क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन मतलब बहुत ज़्यादा नमी रहती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ ये घटता जाता है। आप जानते हैं कि पर्वतरोही को हवा के घनत्व की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। मतलब जैसे पृथ्वी है, इसके ऊपर जो वायुमंडल की परत है ना, ये पूरी पृथ्वी के ऊपर ना एक दबाव क्रिएट करती है, जिसकी हमें आदत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई अंतरिक्ष में जाता है तो वो उस दबाव को महसूस करने के लिए ही वो सूट पहन के जाता है ना। वो जो एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं ना सूट्स, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ताकि वो सेम वो चीज़ फील कर सके जो कि वो पृथ्वी पे फील कर रहा था। जीवमंडल अभी हमने इसमें पहली परिभाषा में पढ़ लिया था कि स्थल मंडल, वायुमंडल, हवा मंडल, इन सब के बीच में एक मतलब बैलेंस्ड जगह होती है जहाँ पर कि जीवन संभव है। अब हमने यहाँ पे देखा जीव मंडल में भी हम प्राणियों को दो भागों में बांटते हैं, जंतु तंत्र और मतलब जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को ना किसी मतलब प्रभावित करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। और इसमें कुछ कुछ ऐसे दिया हुआ है कि मतलब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सुनामी अंडमान निकोबार में आई थी, उसके बारे में दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी तक हमने जितना भी महाद्वीपों और महासागरों के बारे में पढ़ा है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे गहरा जो गर्त है उसके बारे में, सबसे ऊंची जो माउंटेन श्रृंखला है उसकी ऊंचाई के बारे में, उसको कब किसने पढ़ा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जो है इन सबको अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर दोबारा कुछ चीज़ छूट जाती है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।